दूर से देखने वाले कुछ हंटर्स एस क्लास चाइमेरा की पावर देखकर दंग रह जाते हैं। उनमें से एक बोलता है कि अब तीसरा दिन हो गया है, लेकिन गेट के बंद होने का कोई साइन नहीं है। उसके साथ ही उसे चिंता न करने को कहते हैं, क्योंकि एस क्लास चाइमेरा काफ़ी देर तक सर्वाइव कर सकता है। ग्रुप का तलवारबाज अपने हथियार को कसकर पकड़ता है और कहता है कि अब उन्हें अपनी फाइट शुरू करनी चाहिए। वो सब तेजी से गेट की तरफ बढ़ते हैं, जबकि चारों तरफ एनर्जी चक्कर काट रही होती है। तभी वो स्वर्लिंग रेड वॉर्टेक्स सिकुड़ने लगता है और धीरे धीरे गायब होने लगता है। एक सिग्नल मिलता है कि गेट का डिसअपीयरेंस शुरू हो गया है, जिससे हंटर्स तैयार हो जाते हैं। उनका लीडर तुरंत ही सबको पीछे हटने का आदेश देता है। उनका सोल्यूशन आर्टिफिशियल लाइफ था, एक नए तरह के वॉरियर जो लैब में तैयार हुए थे। इन्हें चाइमेरा हंटर्स कहा जाता था और ये मॉन्स्टर्स हॉर्ड से लड़ने के लिए भेजे जाते थे। इनका क्रिएशन काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि इसमें मर चुके कैदियों और जानवरों के शरीर का इस्तेमाल होता था। दूसरे इंग्रेडिएंट्स में खास मिनरल्स शामिल थे जो मॉन्स्टर गेट्स के अंदर से निकाले गए थे। इन आर्टिफिशियल सोल्जर्स को ताकत देने के लिए जो फाइनल इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुआ वो था मॉन्स्टर सेल्स। कई फेल एक्सपेरिमेंट्स के बाद इंसानियत की ये कोशिश कामयाब होती है। साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर सबसे पावरफुल टाइमेरा वॉरियर्स बनाए गए और काउंटलेस जानें बचाई गई। इस नई ताकत से सोसाइटी को फिर से रीबिल्ड करने की हिम्मत मिली। एक रात इलीगल चाइमेरा रिसर्च लैब में एक वर्कर अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद घर जाने को होता है। वो और उसका साथी एक स्टोरेज एरिया में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि चाइमेरा नंबर 17 का हाथ सड़ रहा है। उसका साथी उसे पास जाने से मना करता है, लेकिन वर्कर कहता है कि चाइमेरा का दिमाग पहले ही टूट चुका है। क्रीचर का दायां हाथ एकदम म्यूटेटेड है, जिससे रिसर्चर सोचता है कि शायद ये कोई साइड इफेक्ट है। फिर वो अपने साथी से पूछता है कि तू इस सब्जेक्ट से इतना डर क्यों रहा है, जो अभी तक कोई हरकत नहीं कर रहा। डरपोक लड़का कहता है कि बस इसे एक फेल्ड चाइमेरा मानकर छोड़ देते हैं, क्योंकि इसे वैसे भी डिस्कार्ड किया जाना है। दोनों रिसर्चर्स चले जाते हैं और चाइमेरा को उसके खून में लिपटे शरीर के साथ अकेला छोड़ देते हैं। लैब डायरेक्टर के ऑफिस में उसे बताया जाता है कि नंबर 17 अब पूरी तरह से यूजलेस है। उसके दिमाग और बॉडी को काफ़ी डैमेज हुआ है और उसे अब तक मर जाना चाहिए था। अब उसके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। दूसरे रिसर्चर ये प्रोग्नोसिस को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन तभी चाइमेरा के दिमाग में कुछ मेमोरीज चलने लगती हैं। वो एकदम झटका खाता है। उसे अपनी पूरी लाइफ की याद आने लगती है, जो एक सिंगल इंसान की लाइफ नहीं थी, बल्कि अनगिनत लोगों की यादें उसमें समाई हुई थी। वो देखता है कि कैसे उसने अपना कॉन्शियसनेस कई बार खोया और वापस पाया। फिर उसे एक ऑर्फनेज याद आता है, जहाँ उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। 9 साल बाद वो देखता है कि एक नन्ही बच्ची को गोद में लेकर एक और औरत अंदर आती है। फिर 3 साल बाद वही बच्चा ऑर्फनेज के बाहर अकेले खड़ा होता है। फिर एक लड़ाई की याद आती है, जब उसने अपने दोस्त से लड़ाई कर ली थी। बहस के दौरान एक खिड़की का कांच टूट जाता है। गुस्से में उस पर केमिकल फेंका जाता है, जिससे उसका चेहरा जल जाता है और वो बर्फ में गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक स्ट्रेचर पर बंधा हुआ पाता है। साइंटिस्ट उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसका नाम केवल नंबर 17 रखा जाता है और उस पर कई सारे स्पेल्स डाले जाते हैं। एक लीड रिसर्चर इंजेक्शन देने का आदेश देता है, ताकि देखा जा सके कि वो पावरफुल सेल्स को कैसे रिएक्ट करता है। इंजेक्शन दिया जाता है और सभी रिसर्चर शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि लड़की को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। एक स्पेशल एबिलिटी भी नजर आने लगती है, लेकिन वो अपने ह्यूमन फॉर्म में बना रहता है। एक साइंटिस्ट उसकी बॉडी की स्टेबिलिटी देखकर कहता है कि इंजेक्शन जारी रखे जाएं। यादें आगे बढ़ती हैं। रिसर्चर्स अपने नोट्स में ग्रिम एक्सपेरिमेंट्स लिखते रहते हैं। अब वो लड़का टीनेजर बन चुका है और उसे बैटलफील्ड में भेजा जाता है, जहां उसे एक मॉन्स्टर का सामना करना पड़ता है। वो मजबूती से खड़ा होता है और एक पावरफुल एनर्जी शील्ड रिलीज करता है, जिससे वो क्रीचर का अटैक रोक पाता है। एक यंग लड़की उसकी ढाल के पीछे छिप जाती है। जैसे जैसे और जानवर पास आते हैं, वो एक ज़बरदस्त ब्लू एनर्जी ब्लास्ट के लिए खुद को तैयार करता है। उसके अटैक उन सभी जानवरों को ख़त्म कर देते हैं। ब्लू एनर्जी धीरे धीरे उसकी हथेली से गायब होने लगती है। वो अपनी हथेली को देखता है, एनर्जी का ग्लो कम हो जाता है। एक औरत जो अपनी बच्ची को पकड़े हुए थी आती है और उसे मॉन्स्टर्स से बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। एक सोल्जर माफ़ी मांगता है कि उसने इतने छोटे बच्चे पर इतना बोझ डाल दिया, लेकिन बच्चा कहता है कि कोई बात नहीं। 5 साल और बीत जाते हैं। अब वही बच्चा बैटलफील्ड पर फिर खड़ा होता है। वो डिस्ट्रक्शन को घूरता है, जैसे समझ नहीं पा रहा कि वो वहाँ क्यों है। एक साइंटिस्ट उसके पास आता है और पूछता है कि क्या नंबर 17 रुका क्यों, और क्या उसकी मेमोरी कंफ्यूज हो गई है। साइंटिस्ट हंसता है और कहता है कि 15 साल के बाद आखिरकार साइड इफेक्ट्स शुरू हो गए हैं। 5 साल पहले वो टीम ने जानबूझकर उस पर स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर सेल्स लगाए थे। अब उसकी पावर बेहिसाब हो चुकी है। उसे डिक्लेयर कर दिया गया कि वो लैब का सबसे बड़ा सक्सेस है। 20 साल पहले एक औरत ने उसे गोद में लेकर नंबर 17 कहा था और उसे गुड बॉय कहा था। अब सोल्जर अपने हाथ से खाना देता है, लेकिन लड़का उसे नहीं खाता। उसकी नेचर एकदम बदल चुकी है। ऑनलुकर्स डिस्गस्ट से देखते हैं, जैसे वो किसी जानवर को खाना खिला रहे हों।
उसकी यादें वापस आती हैं 3 दिन पहले जब उसे फाइनल इंजेक्शन मिला था। उसने सारी टेस्टिंग पूरी कर ली थी। अब उसके अंदर कोई इमोशन नहीं बचा था। उसकी आखिरी यादें फेड हो जाती हैं और बैटलफील्ड की वो तस्वीर रह जाती है जहाँ वो मरा पड़ा था। एक स्पाइन की हड्डी, कुछ डस्ट और एक पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी ज़मीन। चुमेरा की आखिरी हड्डी बचती है। वो हड्डी चमकने लगती है, उसके चारों तरफ धूल और रेत जमा होने लगती है। जैसे ही वो रिजनरेट करती है, धीरे धीरे एक इंसानी रूप में बदलती है और एक दमकते हुए गोल्डन लाइट के साथ उसका रूप पूरा होता है। एक नया स्केलेटन ज़मीन से उठता है जो 527 अलग अलग मॉन्स्टर सेल्स से भरा होता है। हड्डियों पर बहुत तेज़ी से फ्लैश और मसल लोग आते हैं जो चिमेरा हंटर नंबर 17 के शरीर को फिर से बनाते हैं। पूरा प्रोसेस एक आखिरी तेज़ रोशनी में ख़त्म होता है जो बताता है कि उसका नया जन्म पूरा हो गया है। जब रोशनी फेड होती है तो एक इंसान जैसे पैर और फीट ज़मीन पर खड़े होते हैं जहाँ उसका नया जन्म हुआ होता है। वो नीचे झांक कर अपने हाथों को देखता है। उसका माइंड चकरा रहा होता है कि अभी क्या हुआ। अकेले खड़े होकर इस बंजर ज़मीन पर वो अपने रिफ्लेक्शन को देखता है और सोचता है कि क्या वो अभी इंसान है। उसके सवाल उसके अंदर गूंजते हैं जैसे उसकी आइडेंटिटी खुद से लड़ रही हो। जैसे ही उसे अपने अस्तित्व का एहसास होता है, वो समझता है कि वो पूरी तरह से इंसान नहीं बना है क्योंकि उसमें अब भी मॉन्स्टर सेल की एबिलिटीज़ मौजूद हैं। उसकी कलाई पर जो नंबर था वो अब गायब हो चुका है। वो सोचता है कि शायद अब वो लैब से पूरी तरह आज़ाद हो चुका है और उसका रिवाइवल शायद एक इमॉर्टल टाइप क्रीचर की एबिलिटी है। ये क्रीचर्स इतने ज़बरदस्त होते हैं कि उन्हें मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। उनमें रिजेनरेटिव पावर्स होती हैं और वो किसी भी चीज़ से सर्वाइव कर सकते हैं। इस पावर से वो 3 बार तक वापस आ सकता है जब तक उसका कोड नष्ट ना हो। उसे वो बात याद आती है जो साइंटिस्ट ने कही थी कि मॉन्स्टर सेल्स कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन अब उसे लगता है कि उसका बॉडी अब उसकी है। स्पेल्स जो उसे कंट्रोल करते थे वो फेड हो चुके हैं और जो धुंध उसके माइंड पर थी वो अब हट गई है। अपनी नई लाइफ के साथ नंबर 17 सोचता है कि क्या उसे दोबारा इंसान की तरह जीने का मौका मिलेगा। वो अपना असली नाम याद करने की कोशिश करता है, उन शब्दों को याद करता है जो ऑर्फनेज में किसी ने उसके लिए बोले थे। आदमी आसमान की तरफ देखता है, होपिंग कि उसे एक नई लाइफ मिले, एक लाइफ जिसमें वो दूसरों की मदद कर सके। लेकिन अभी ये सब कीचड़ में फंसे हुए एक शुरुआत की तरह लगता है। वो अपने सराउंडिंग्स को देखता है और सोचता है कि आगे क्या करना है। उसे लगता है कि उसे बदला लेना चाहिए, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि उसे पता चलता है कि बदला लेने के लिए एक साफ टारगेट चाहिए जो उसके पास नहीं है। बहुत वक्त बीत चुका है और अब उसमें बदले की भावना वैसी नहीं रही। और वैसे भी अब उसका इंसानों की दुनिया में कोई रास्ता नहीं बचा। वो डिसाइड करता है कि रिवेंज के ख्याल को अभी टाल देता है। उसे यकीन है कि उसके पुराने दुश्मनों को कभी ना कभी सज़ा ज़रूर मिलेगी। अभी उसका मकसद सिर्फ इस अनजान दुनिया में सर्वाइव करना है। वो कुछ देर पहाड़ों के पीछे डूबते सूरज को देखता है, जैसे सोच रहा हो कि आगे क्या करना है। वो अपनी अगली चाल पर सोचता है। थोड़े सोच विचार के बाद वो एक फैसला करता है। फिलहाल वो एक इंसान की तरह जीना चाहता है। प्रायोरिटी प्रैक्टिकल है, उसे कपड़े चाहिए, लेकिन वो ये नहीं भूलता कि वो आखिरी बार कब इंसान था। वो उस नई दुनिया में धीरे धीरे चलना शुरू करता है, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। कुछ ही देर में वो एक रिवर के पास पहुंचता है और सोचता है कि क्या वहाँ कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे कपड़े बनाए जा सकें। वो अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करता है और रियलाइज़ करता है कि सूटेबल मटेरियल्स ढूंढना आसान नहीं होगा। एक्सप्लोर करने का फैसला करते हुए वो एक झाड़ी के पीछे से धीरे से झांकता है ताकि एरिया को अच्छे से समझ सके। जैसे ही वो अपने सराउंडिंग्स को स्कैन करता है, कुछ अजीब दिखता है और उसका एक्सप्रेशन सख्त हो जाता है। उसे एक बड़ा बर्ड लाइक क्रीचर दिखता है जो टेरिटोरियल फाइट में मरा हुआ लगता है। करीब जाकर इंस्पेक्ट करने पर उसे क्रीचर में कोई मेजर इंजरी नहीं दिखती और वो समझ जाता है कि क्रीचर शायद पॉइजन से मरा है। ये उसकी किस्मत है क्योंकि उसे अभी लेदर चाहिए था। अपने काम को आसान करने के लिए वो क्रीचर को एक साफ जगह पर ले आता है। अब उसके पास प्रॉपर हाइड होता है। वो अपने लैब की टेक्निक्स को याद करता है जो उसे सिखाई गई थी। प्लानिंग करता है कि स्किन को कैसे रिमूव करना है। फिर वो अपने ब्लेड से क्रीचर की हाइड को काटता है। एक डार्क पॉइजन लिक्विड बाहर निकलता है और वो तुरंत एक पावरफुल स्टांस में चला जाता है।